गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। आज एसएसटी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष जैसे आप लोग से बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उनमें है जैसे कि आपकी गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, कई सारे सब्जेक्ट टॉपिक हैं। इसमें से आज हम लेंगे आपका प्रकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में गरीबी या निर्धनता। गरीबी या निर्धनता, जैसे हम सभी लोग समाज में इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। क्या होता है गरीबी और निर्धनता? सामान्य अर्थों में यदि हम बात करें तो मनुष्य की वह दशा जब वह अपनी न्यूनतम मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, यानी कि वो अपनी जो खाने पीने की, रहने की आवश्यकता होती है उनको भी पूरी नहीं कर पाता है। और जैसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो समाज में जब व्यक्तियों का एक विशाल समूह अपने दैनिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल होता है तो उस स्थिति को हम निर्धनता के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, कि उसको हम निर्धनता के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे वीवर ने इसको परिभाषित किया है, निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता बनी नहीं रह पाती। ये क्षमता बनी नहीं रह पाती। इसी तरह से जो है आपके एडम स्मिथ ने भी इसको परिभाषित किया है। जैसे मनुष्य की निर्धनता और धनाढ्यता को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम, मनोरंजन के साधनों को पर्याप्त मात्रा में आंका जा सकता है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति होता है उसके जीवन स्तर में और एक अमीर व्यक्ति जो होता है उसके जीवन स्तर में पर्याप्त अंतर होता है। और मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, मनुष्य के पास जो भौतिक सुख साधन की वस्तुएं होती है, उन्हीं के आधार पर उसके आकलन किया जाता है कि ये व्यक्ति कितना गरीब होगा, कितना अमीर होगा। जैसे कि हम लोग अपने आम जीवन में देखते हैं, सपोज कीजिए कोई हमारे सामने से एक गाड़ी में जा रहा है, ओडी में बैठा है, तो दिमाग में एकदम से क्या आएगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही रईस आदमी होगा। ठीक है, तो इसको जो है आपका भारत में निर्धनता, गरीबी के कारण क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यदि हम बात करें वर्ष 2014 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में निर्धन व्यक्तियों की संख्या लगभग 26.52 करोड़ थी। कितनी थी? 26.5 करोड़। प्रोफेसर रामकृष्ण के अनुसार 2016 में ये अनुमान कितना पहुंच गया? 32.52 करोड़ के आसपास ये पहुंच गया निर्धन व्यक्तियों का। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में निर्धनता रेखा के नीचे, वर्तमान की बात करें निर्धनता रेखा के नीचे, तो शहरी जो प्रतिशत है वो है 46.9 करोड़। ये तो आपका शहरी क्षेत्र का है। और ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 32.4% करोड़। ये आंकड़ा हमारा गरीबी रेखा के नीचे का जाता है। अब बात इसमें आती है हमारी कि गरीबी के भारत में निर्धनता या गरीबी के कारण क्या है? कौन कौन से कारण हैं जिसके भारत में गरीबी रेखा के नीचे लोगों का जो प्रतिशत है वो इतना बढ़ रहा है और लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सबसे पहला हम कारण लेंगे, इसमें कई तरह के जैसे व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण और जनसंख्यात्मक कारण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिगत कारण की। व्यक्तिगत कारण जैसे सबसे पहला दोष है हमारा अशिक्षा। शिक्षा जो है सभी विकास की जननी है, ज्ञान की जननी है। तो शिक्षा के अभाव में है जो भारत में गरीबी रेखा की जो सीमा है वो शिक्षा के भी उसका एक कारण है। जैसे शिक्षा के अभाव में व्यक्ति के पास बहुत सारे अनेक कौशल होते हैं जिनकी जानकारी उसको नहीं मिल पाती है, या व्यक्ति जो होता है उसके पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का वो समुचित प्रयोग नहीं कर पाता है।
और वो नई जानकारी लेने में भी असमर्थ होता है। तो जो शिक्षा है वो भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। दूसरा हमारा मानसिक और शारीरिक दोष। मानसिक और शारीरिक दोष, जैसे कि जो गरीब, इसमें भारत की अधिकांश जनसंख्या किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। शहरी क्षेत्रों में भी जो हमें गरीब जनसंख्या है वो गंदी बस्तियों में या फिर छोटी बस्तियों में निवास करती है, जहाँ पे उनको जो है संतुलित भोजन का अभाव होता है, वहाँ पे गंदगियों की भरमार होती है। तो उससे क्या होता है, उनके पास बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ उनको घेर लेती है। उनका अधिकतर जो पैसा होता है जो वो कमाते हैं, उससे क्या होता है, वो उनकी बीमारियों को दूर करने में चला जाता है और वो शिक्षा या अपनी जो भौतिक आवश्यकता होती है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरा हमारे कारण है भाग्यवादिता तथा कर्मकांड। भारत क्योंकि एक आध्यात्मिक देश है, वैदिक काल से ही, प्राचीन काल से ही लोगों की आस्था रही है, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें भाग्यवादिता पर बहुत विश्वास होता है। जैसे कि अगर कुछ भी हो जाए तो व्यक्ति सोच के रह जाता है कि हमारे तो भाग्य में गरीबी लिखी है, अगर हमें अमीर होना होगा तो हम ऐसे ही हो जाएंगे, अगर नहीं लिखा हो तो हम कितना भी संघर्ष कर लें, कितना भी काम कर लें, तो हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। तीसरा हमारा बेकारी। बेकारी, आज भारत में बहुत सारे ऐसे शिक्षित बेरोजगार भी हैं और अशिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं, जिनके पास हुनर तो है लेकिन उनको काम करने के लिए एक निश्चित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और उसके लिए हिसाब से आज हम अगर भारत की बात करें तो भारत में बेकारी की जो संख्या है वो लगभग 5 करोड़ है। कितनी? 5 करोड़ के लगभग लोग जो है वो बेकार है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मद्यपान। मद्यपान ये ऐसा बीमारी है जो कि समाज के लिए भी और एक घर परिवार के लिए, दोनों के लिए घातक सिद्ध होती है। क्योंकि जो लोग मद्यपान का सेवन करते हैं उनको अपनी एक बुरी लत का वो लोग शिकार हो जाते हैं, तो उनकी जो आजीविका होती है उसका एक अधिकांश हिस्सा वो उनके मद्यपान के भेंट चढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके फलस्वरूप उनके परिवार को अत्यंत कष्ट में जीवन जीना पड़ता है। ऐसे ये जो आप दोष है मद्यपान का, ये जरूर गरीबों में नहीं है, अमीरों में भी पाया जाता है और मध्य वर्ग में भी पाया जाता है। तो जहाँ जिस भी वर्ग में इसकी अति होती है उसके परिवार के सदस्यों को बहुत ही कष्ट में जीवन सहना होता है। नेक्स्ट है हमारा, इससे आगे हमारा है चारित्रिक दोष। चारित्रिक दोष, भारत में गरीबी रेखा के चारित्रिक दोष भी देखे गए हैं, जैसे व्यक्तियों का आलस्यपूर्ण होना, यानी कि काम भी है, करना नहीं चाहते हैं, आलस्य इतना है, या फिजूल खर्ची होना, या नैतिक पतन होना। नैतिक पतन, ये तीनों ही जो कारण होते हैं ये भारत में निर्धनता के मुख्य कारण माने गए हैं। क्योंकि इनमें जो है मनुष्य आलस्य है, काम पे नहीं जाएगा, फिजूल खर्ची है, जो कमाया है उसको एक्स्ट्रा में खर्च करेगा, या फिर जो उसको नैतिक पतन है उसमें अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए वो यथासंभव खर्च करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, दूसरा हमारा आता है सामाजिक दोष। सामाजिक दोष भी भारत में गरीबी रेखा के कारण माने गए हैं। जैसे कि सामाजिक दोष के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले आता हमारा जाति प्रथा। जाति प्रथा, भारत में प्राचीन काल से जाति प्रथा चली आ रही है। जाति प्रथा जो है भारत के आर्थिक, सामाजिक सभी पक्षों के लिए बहुत ही घातक होती है। जैसे जन्म ये होता है कि जाति ने प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय निश्चित कर दिए हैं कि आप जो है यही व्यवसाय करेंगे और इससे अलग आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। तो उसमें विवश होकर कुछ लोगों को कौशल होने के बावजूद भी अपनी जाति से संबंधित ही या उसके जो पैतृक व्यवसाय होते हैं उसको अपनाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। जहाँ पे वो उसके जो खुद की जो वैल्यूज़ होती है उसके अंदर जो कौशल होते हैं वो उनको अपना नहीं पाता है। तीसरा है हमारा सामाजिक दोष में, जैसे आपका अशिक्षा। ये अशिक्षा जो है हमने आपकी व्यक्तिगत दोष में भी पढ़ी और ये हमारे सामाजिक दोष में भी पढ़ी। क्योंकि समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा।
शिक्षा जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास तो करती है, उसके परिवार का विकास तो करती है, समाज के विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और क्योंकि जब बच्चा कोई भी व्यक्ति होगा, काम करेगा, व्यवसाय करेगा, तो उसे आर्थिक उसको पैसा मिलेगा, वो परिवार जो है उसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उससे देश का विकास होगा, इस तरह से करके समाज का विकास भी उससे होता है। तो इस तरह जो शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं समाज को भी प्रभावित करती है और ये गरीबी का कारण भी बनती है। उसके बाद हमारा है गंदी बस्तियाँ। सामाजिक दोष के कारण हमने देखा कि जो कुछ लोग होते हैं कि भारत के बड़े नगर लोग रोजगार के लिए बड़े नगरों की तरफ, शहरों की तरफ वो चले जाते हैं। शहरों की तरफ जाने के बाद वहाँ जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, रहने के लिए जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं उनमें उनको निवास करना होता है। तो उसमें निवास करने के कारण वहाँ पे वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें जो है समुचित देखभाल नहीं मिल पाती, या फिर जो भी उनके रोजगार के जो उनके साधन होते हैं वो सब उसमें उनकी बीमारी में खर्च हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के व्यवसाय से जुड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ होती है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, और इन सब चीज़ों के पास में आके, प्रभाव में आके वो लोग भी उसके संपर्क में जाके इसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसे वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत ही प्रभावित होती है और उससे वो उसे निर्धनता की ओर लेके जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ, गरीबी को पनपने में जो है आपका गरीबी रेखा भी सामाजिक कुरीतियाँ भी बहुत प्रभाव डालती है। जैसे कि हमारा समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराई, जैसे आपका बाल विवाह, दहेज प्रथा और जाति प्रथा, ये भी मनुष्य को निर्धनता की ओर लेके जाती है। क्योंकि आपका बाल विवाह होना, बच्चे का बीच में शिक्षा छूट जाएगी, वो बच्चा कुछ भी आगे करना चाहता है तो उसकी लाइफ में ब्रेक लग जाएगा। उसके बाद आपका दहेज प्रथा समाज जो आपकी बहुत बड़ी बुराई है, उस बुराई के कारण भी लोगों को अपनी क्षमता से अधिक बाहर जाकर दहेज देना पड़ता है और उससे उन्हें बहुत बार लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, वो परिवार ऋणी हो जाता है और कहीं ना कहीं वो गरीबी रेखा के पास पहुंच जाता है। जाति प्रथा, कुछ लोगों में जाति प्रथा के कारण भी होता है, जैसे कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो समाज में अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी में रखती है, उच्च मानती है, लेकिन उनके अभाव होने के कारण भी वो समाज को नहीं दर्शाती है। तो ये भी कारण होते हैं जो कि आपके सामाजिक कुरीतियों में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा आर्थिक दोष। आर्थिक कारण भी गरीबी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाँ, पहला है हमारा कृषि की पिछड़ी दशा। हम लोग जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या कृषि पर निर्धारित है। ठीक है, कृषि पर आधारित होने के कारण आज भी भारत का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो कि बरसात के पानी पर या मौसम के पानी पर आधारित होता है। उन लोगों की जो कृषि होती है वो मौसम के आधार पर होती है। मौसम की मार के कारण जो है कृषि जो है वो समय उपज नहीं हो पाती है, या उपज होती है तो वो खराब हो जाती है। तो इस कारण भी आर्थिक कारण जो है कृषि की पिछड़ी दशा के कारण भी लोगों को निर्धनता का सामना करना पड़ता है। दूसरा हमारा औद्योगिक विशेषज्ञों का अभाव। औद्योगिक विशेषज्ञों का अभाव, अभी तक भारत में नवीन उद्योगों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण है कि औद्योगिक विशेषज्ञों का अभाव होना। उद्योगों में वैज्ञानिक प्रविधि जो विधियां होती है उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने से व्यक्ति की आय में वृद्धि नहीं हो पाती है और इस प्रकार यहाँ पर जो है निर्धनता फैलती जा रही है, या जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो निर्धनता उनकी बरकरार बनी रहती है। आर्थिक कारण के अंतर्गत ही हमारा तीसरा कारण है परिवहन साधनों का उपयोग ना होना। परिवहन साधनों का उपयोग ना होना। भारतवर्ष में परिवहन तथा संचार के साधनों का अभाव है।
वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो चुकी है, विकास हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कृषि मुख्य साधन है या आपका इससे संबंधित छोटे छोटे जो उद्योग लगाए जाते हैं, उनसे जो पैदा होने वाली उपज होती है, वहाँ उसको मंडियों तक ले जाने के लिए या मार्केट तक पहुँचाने के लिए परिवहन का सुविधाएं नहीं होती है, या फिर उनका माल तैयार है उसको कहाँ बेचे, कैसे बेचे, इसका उनके पास उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होता है, ग्राम वासियों जो उपज के पूरे मूल्य उनको नहीं मिल पाते हैं, या कभी कभी परिवहन और संचार के अभाव में उन्हें अपनी वस्तु को, अपनी उपज को बिचौलियों के हाथों बेचना होता है। बिचौलियों के हाथों बेचने से उनको एक तो मूल्य कम मिलता है, या समय पर नहीं मिलता है, या कभी कभी इन्हें बहुत सारी हानियाँ भी उठानी पड़ जाती हैं। तो ये भी एक हमारा आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक साधनों का उपयोग ना होना। किसका? प्राकृतिक साधनों का उपयोग ना होना। आप मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या आपको मुझसे इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन करना है तो आप उसको लिख दीजिए, उसको मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक साधनों का उपयोग ना होना। भारत में प्राकृतिक संपदा का अगाध भंडार है। बहुत सारी जो है प्राकृतिक संपदा जो हमारे ज़मीन में उसके भंडार बने हुए हैं। तो प्राकृतिक साधनों का भली प्रकार उपयोग किया जाए और भारत पुनः समृद्धशील बनाया जा सकता है। तो अगर भारतवासियों को इसकी पूरी जानकारी है, वहाँ से खनन उसे निकालने के बाद उसको शोधन करना और किस प्रकार उसको वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इससे क्या होता है, साधनों का प्रयोग करने से देश में धनी होते हुए भी धनी होते चले जाएंगे, लेकिन इतनी संपदा होने के बाद भी भारत आज भी निर्धन बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक मंदी। गरीबी का एक मुख्य कारण हमारा आर्थिक मंदी भी होता है। आर्थिक मंदी के कारण समाज में निर्धनता व्याप्त होती जाती है। पूंजीपति कारखानों में अत्यधिक पूंजी लगाकर उत्पादन में वृद्धि कर लेते हैं। माल ग्राहक को कमी के कारण कम उठाता है, तो इससे जो है किस पे इफेक्ट पड़ता है? ये इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों पर, क्योंकि उत्पादक ने तो अपना काम कर लिया, उसने तो पैसा लगाया और उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो उतना वो कहना चाहिए बेनिफिट भी ले लेता है, लेकिन उस बेनिफिट को वो मजदूरों में नहीं बांटता है, काम करने वाले लोगों में नहीं बांटता है। और कभी कभी क्या होता है, मांग या पूर्ति में, मांग यानी कि जितनी डिमांड है और उसकी पूर्ति में जो है आपकी असमंजस्य की स्थिति होने के कारण माल की अधिक बिक्री के लिए मिल मालिकों को माल सस्ते दामों पर विक्रय करना पड़ता है। इसकी मार अगर सस्ते दामों पर विक्रय कर रहा है तो इसकी मार किस पे पड़ेगी? मजदूरों पे या काम करने वालों पे पड़ेगी। अगर माल नहीं बिक रहा है तो इसकी मार किस पे पड़ेगी? ये भी मजदूरों पर पड़ेगी। तो बाजार में भाव गिर जाते हैं, मंदी की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाती है, और मंदी की स्थिति में बहुत सारे लोगों को अपने रोजगार से भी हाथ धोना पड़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारण। जनसंख्यात्मक कारण के अंतर्गत हम जनसंख्यात्मक कारण, इसमें भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सन 1991 में हमारे देश में लगभग 84.6 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, और आज हमारे यहाँ 1 लाख मतलब हमारे यहाँ 1.25 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। तो इसमें गरीबी का एक कारण और क्या हो सकता है? जैसे आप सबसे पहले हमारा है अपर्याप्त उत्पादन। भारतवर्ष में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो उससे क्या होता है, उत्पादन जब नहीं हो रहा है और जनसंख्या आपकी बढ़ती जा रही है, और तो विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता है, तो देश का सारा धन कहाँ चला जाता है? वो बाहर चला जाता है, और इस प्रकार देश में निर्धनता बनी रह जाती है। दूसरा है हमारा बेरोजगारी।
जनसंख्यात्मक कारण के अंतर्गत हमारा दूसरा कारण है बेरोजगारी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण श्रमिकों को संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और तेजी में वृद्धि होने के कारण कारखानों और मिलों में उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है। कम वेतन में काम करने से उनका जीवन स्तर में जो है वृद्धि नहीं हो पाती और उनका जो जीवन स्तर है वो गरीबी रेखा के आसपास ही बना रहता है। उनका सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह का स्तर उनका वही का वही रहता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे पहले लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अब फिर आदमी को जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उससे उसकी आर्थिक उनसे जो उनकी आर्थिक कहना चाहिए कि उनकी जो पैसे की ज़रूरत है वो चाहे पूरी हो रही हो या नहीं हो रही हो, बस लोग काम करने के लालच में उस चीज़ से वो जुड़े रहते हैं। जनसंख्यात्मक कारण में ही हमारा एक प्रति व्यक्ति आय कम होना। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार मिलेगा भी तो उसके लिए क्या होगा, कम वेतन दिया जाएगा। तो उस कम वेतन देने से जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय कम होने से इसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय आय पर पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय कम होने से उसकी मौलिक जो आवश्यकताएं होती है मनुष्य की वो भी पूरी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप वह बीमार पड़ जाना, ये उसकी कार्य क्षमता का कम हो जाना और उसकी आय का प्रभाव होना, ये सब चीज़ें जो है निर्धनता उसकी फैलती जाती है। उसके बाद है हमारा खेतों का विभाजन। जनसंख्यात्मक में आता है खेतों का विभाजन। खेतों का विभाजन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण देश है, गाँव का देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है। तो गाँव में निवास करने वाले लोगों की जो है लोगों की जो आय का साधन होता है वो कृषि होता है। और एक परिवार में जैसे बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो परिवार में बंटवारा होना शुरू हो जाता है। सपोज़ कीजिए किसी पेरेंट्स के 20 बीघा ज़मीन है और उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए तो क्या होगा, 20 को 2 हिस्सों 20 बीघा ज़मीन को 2 से बांट देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 10। एक के पास हो जाएगी 10 बीघा ज़मीन और आगे चल के उन 2 के भी 2 हुए तो कितनी आएगी, कितनी आएगी, कैलकुलेट करके रखिए, इसको कमेंट करके बताइए कितनी होगी। भाई एक फादर के पास ज़मीन हुई आपकी 10, उनके भी 2 बच्चे हुए तो दोनों को कितनी हुई। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए। कितनी, नहीं 5 बीघे ज़मीन आएगी। इस तरह से ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है और खेतों का विभाजन होता चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकास पर कम व्यय। जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या होगा, हमने अभी बहुत सारे पॉइंट्स देखे कि रोज़गार नहीं होते, रोज़गार होते हैं तो कम पैसे मिलते हैं, तो उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। अब जब इंसान की न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो अपना आर्थिक विकास कहाँ से करेगा, कहाँ से वो अपना बैंक बैलेंस बनाएगा, कहाँ से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करेगा, ये अपना फ्यूचर के लिए कहाँ से वो जमा करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ये सब चीज़ें वो नहीं हो सकती है। तो इससे क्या होगा, आर्थिक विकास कम हो जाएगा। और जब देश के रहने वाले जनसंख्या जो है की आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है ये। हाँ, अभी कमेंट किया है आरती ने 5-5 हो जाएगा, वेरी गुड। साक्षी ने भी बताया 5-5 हो जाएगा, वेरी गुड। आई थिंक आपको आवाज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है, यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट है हमारा सुधार नीतियों की असफलता।
नीतियों की सफलता, अगर किसी भी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ की सरकार कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी अच्छी अच्छी योजनाएं बना ले, कितने भी लोगों के आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कितने भी प्रोग्राम तैयार कर ले, लेकिन वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम बाकी चीज़ों पे कहाँ से ध्यान देंगे, कहाँ। तो इससे क्या है कि हमारे देश में निम्न वर्ग की दशा को सुधारने के लिए जितनी नीतियों का निर्धारण किया गया है उसमें से अधिकांश असफल रही है, क्योंकि या तो उन्हें उचित रूप से दिशा निर्देश नहीं मिलती है, या फिर वो जिन लोगों को वास्तव में उनकी ज़रूरत है वो उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। इट्स क्लियर। ये थे हमारे देश में निर्धनता के कारण। अब बात करेंगे निर्धनता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। साक्षी यस में ओके। निर्धनता के दुष्परिणाम, निर्धनता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अब जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, आपका अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है सबसे पहले तो, ठीक। जो निर्धन व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपनी परिवार की आजीविका को चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ काम तो करेगा। अब उसके पास जब रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपका चोरी करना, डाका डालना, जबरदस्ती दूसरों का माल छीनना। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि अकाउंट में भी फ्रॉड होते हैं, आपका पिन नंबर पूछ लिया जाता है, अकाउंट नंबर पूछ लिया जाता है, वहीं से क्लिक करके सारा पैसा ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जिनके पास रोजगार नहीं होता है, उनके पास दिमाग तो है लेकिन वो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती है कि उसको कहाँ पे वो लगाएं। तो इस समाज में जो है कुछ व्यक्तियों ने इसी निर्धनता के भेंट ऐसी लोग हमारे यहाँ कौशल या क्षमताएं चढ़ जाती हैं जो कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ये भी निर्धनता का एक हमारा कारण दुष्परिणाम है। दूसरा हमारा वेश्यावृत्ति, हमारे समाज का एक, इसको किसी भी समाज का एक कलंक कह सकते हैं, वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति किसी भी स्त्री की अत्यधिक निर्धनता उसे वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए विवश कर देती है। वो अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, अपने परिवार का चलाने के लिए इस तरह की दलदल में धंस जाती है जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और समाज का एक वर्ग तैयार रहता है कि जो इस तरह की महिलाएं होती हैं उन लोगों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये इसमें कीचड़ में पैर इसलिए रखती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो निर्धनता से जुड़ी हुई होती हैं। उनको अपनी निर्धनता से निकलने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए क्या करती है ये इस चीज़ को अपना लेते हैं। दूसरा हमारा है बाल अपराधों को बढ़ावा मिलना। बाल अपराधों को बढ़ावा मिलना, बाल अपराध, छोटे छोटे बच्चे हैं समाज में। अभी हमने बात की कि शिक्षा के लिए उचित प्रबंध नहीं हो पाते हैं, शिक्षा ये इस बच्चों के लिए जो स्कूल योजना चले जाते हैं वो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या परिवार की गरीबी के कारण बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परिणाम में निर्धनता का दुष्परिणाम बाल अपराध को बढ़ावा देता है। उससे क्या होता है कि बच्चे जब भूख लगती है तो पेट की आग बुझाने के लिए वो चोरी करना विवश हो जाते हैं और इस तरह के छोटे छोटे अपराध करना, कहीं से रोटी ले ली, कहीं से कुछ सामान पड़ा है वो उठा लिया, उसको बेच के पैसे ले लिए, और इसके साथ साथ आपकी भीख मांगना, ये सारे काम जो है बच्चे सीख जाते हैं और उससे जो है ये सब काम होता है हमारे निर्धनता के कारण। इसके साथ साथ ही जैसे आपके बालकों में जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना, तम्बाकू का सेवन करना, ये सब चीज़ें उनमें बुरी प्रवृत्ति आ जाती है क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही होती है। हम लोग देखते हैं आज समाज में, अब सड़क से हम लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कम से कम 80% लोग जो है इस तरह की जो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या फिर गुटखा खाना, ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 आत्महत्या। गरीबी का एक मुख्य कारण का दुष्परिणाम आत्महत्या के रूप में भी निकलता है, क्योंकि बहुत बार व्यक्ति आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर आत्महत्या कर लेता है।
क्योंकि इतने अधिक निर्धन होते हैं कि वो बच्चों को पेट भरना या फिर अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनके बस में नहीं होता है। इतने विवश हो जाते हैं कि समाज में कहीं से भी उनको कोई सहायता नहीं मिल रही होती है। सरकार की तरफ देखें तो सरकार की सहायता उनको नहीं मिल रही होती है। तो फलस्वरूप ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति असहनीय हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। इसका एक निर्धनता का नेक्स्ट पॉइंट जो दुष्परिणाम है, एक हमारा होता है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति यानी कि निर्धनता में जो है भिक्षावृत्ति पनपती है। निर्धन व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, उसके समक्ष अपने पेट भरने की चुनौती होती है। तो कहीं जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पर, मंदिरों में सामने जाकर वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं और फिर वो बाद में उनकी आदत बन जाती है। नंबर 6, फिर उसके बाद है आपका बेकारी। निर्धनता का एक दुष्परिणाम जैसे हमने देखा बेकारी होती है। बेकारी से क्या, निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, स्वयं भी पेट नहीं भर पाते और संतुलित भोजन न मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, आपकी बीमारी, आदमी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और बहुत सारी शारीरिक मानसिक उसके बीमारियां लग जाती हैं। तो उससे उसकी नौकरी भी बन जाती है या मजदूरी, जो छोटी मोटी मजदूरी वो करता है वो भी उसकी चली जाती है, तो वो बेकार हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा शारीरिक प्रभाव। निर्धनता का एक प्रभाव शारीरिक प्रभाव भी होता है, क्योंकि जब व्यक्ति को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा उसकी शारीरिक क्षमता घट जाएगी। शारीरिक क्षमता घट जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा और अनेक प्रकार की बीमारियां उसको घेर लेंगी। उसके इसी में और निर्धनता का दुष्परिणाम जो है हम लोगों का होता है नैतिक दुष्परिणाम। इसका निर्धनता का दुष्परिणाम भी, नैतिक दुष्परिणाम भी निकलता है, क्योंकि व्यक्ति अपने नैतिक रास्ते को छोड़कर अनाचार, व्यभिचार, जुआ, गमन, मदिरापान, चोरी, भिक्षावृत्ति आदि जो चीज़ें उनके मन में पनपनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे लास्ट हम बात करेंगे मानसिक प्रभाव। उसका आपका गरीबी का मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाता है या उसे खाना नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल जाता है, तो मनुष्य क्या होता है, सोचता रहता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है। और कभी कभी तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी आत्महत्या तक कर लेता है, या उसकी सोचने की क्षमता ही बिल्कुल क्षीण हो जाती है और उसे उचित दिशा निर्देश नहीं मिल पाता और उसका जो है समाज में उसका मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से उसका पतन हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे परिणाम, निर्धनता के परिणाम। उसके बाद आएंगे हम निर्धनता दूर करने के उपाय या सुझाव। सबसे पहले जो हमारे दुष्परिणाम थे, हम उन दुष्परिणामों में ही सुधार करें तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, सुझाव हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे कृषि में सुधार, क्योंकि देश की अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर रहती है, वो कृषि पर निर्भर रहती है। तो कृषि सेवाओं में सुधार कर देनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। सरकार के द्वारा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उनके लिए जो भी उचित कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। उनके लिए कृषि का जो यंत्र वो खरीदते हैं, सिंचाई के जो साधन है, उनके लिए उनको कम से कम पैसों में उनको ये चीज़ें मुहैया कराई जाएं, ताकि किसानों का जीवन स्तर या खेती से जुड़े लोगों का जीवन स्तर सुधार हो सके। दूसरा हमारा बेकारी दूरी करना। सरकार को इस तरह से अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए कि देश का पढ़ा लिखा नौजवान या जो जिसके पास स्किल्स हैं, जो वो कर सकता है, वो अपने बेकार ना रहे, उसको किसी ना किसी तरह से वो रोजगार जुट जाए। उसके बाद आपका जनसंख्या जो गरीबी है, गरीबी को दूर करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि हमारे देश की अधिकतर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उत्पादन होते हैं, वो हमारी आपूर्ति में ही चले जाते हैं। हम लोग उसका जो निर्यात नहीं कर पाते, तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो देश में नहीं आ पाती है, तो उससे जो है देश में गरीबी वो बनी रहती है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करके बेकारी इनको और ये की समस्या से निजात पाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारा देश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, तो प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करके भी हम निर्धनता है उससे पार पा सकते हैं।
नेक्स्ट हमें इसके सुधार के लिए हम जो गृह उद्योग धंधे होते हैं छोटे छोटे, देश की जनसंख्या को उद्योग धंधों पर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाले बने हो, इस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती रहनी चाहिए। उसके बाद आपका जो फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध, जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है या जो गरीब है वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए जो फिजूल खर्ची है, ये जो भौतिक साधनों पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाकर निर्धनता की जो रेखा है उससे पार पाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें हम कर सकते हैं समुचित बैंकिंग तथा साख सुविधाओं की व्यवस्था होना, क्योंकि हमने देखा कि निर्धनता के कारण बहुत से लोग सामाजिक और मानसिक बीमारियों से जुड़ जाते हैं या वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या बहुत सारी जो है नैतिक पतन उनका होना शुरू हो जाता है। उससे बाहर आने के लिए उनके पास एक रास्ता होना चाहिए और उस रास्ते की उनको जानकारी होनी चाहिए। इनकी सरकार ने नीतियां बनाई, जब तक वो नीतियां उन लोगों के पास तक नहीं पहुंचेंगी तो वो उनका प्रयोग वो नहीं करेंगे तो वो अपनी गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो गरीबी रेखा निर्धनता को दूर करने के लिए एक हम लोग कर सकते हैं कि सामाजिक चेतना और का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। लोगों में ऐसे लोगों के प्रति हीन भावना ना हो जो निर्धन व्यक्ति हैं, उनको उनके प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। उनको जो है व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को जैसे दहेज, आज हमने भी बात की थी दहेज प्रथा के कारण, तो व्यक्ति दहेज ना देने के कारण उसको आजीविका के से संबंधित इस तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाए ताकि वो पूरे जीवन जो है अपना आजीविका को वो चला सके। नेक्स्ट है आपका अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। निर्धनता दूर करने का एक सबसे सटीक कारण है वो जो है हमारे पास रास्ता है वो है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे जो है सभी को शिक्षा मिले, लेकिन आज भी हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पर कूड़ा बीनने का काम करते हैं, बोझा उठाने का काम करते हैं, ढाबों पे कारखानों में बर्तन धोने का काम करते हैं, कारखानों में जो है जोखिम भरे काम करते हैं। तो इस तरह के काम, इस तरह की योजना हो ताकि उन बच्चों को वहाँ से निकाल कर उनको समाज में एक उचित स्थान मिल सके और वो शिक्षा की तरफ आगे बढ़ सके। उसके बाद हमारे ये थे वो कारण जो कि सामाजिक स्तर पर या हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर इस काम को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निर्धनता दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं। सरकारी प्रयास, सबसे पहले सरकारी प्रयास में हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना वो योजना होती है जिसमें कि कोई भी सरकार अपनी योजनाओं का कैसे वो अपनी सरकार को चलाएगी उसके लिए पहले खाका तैयार कर लिया जाता है। योजनाएं निश्चित कर ली जाती हैं कि उन्हें शिक्षा पर कितना खर्च करना है, व्यवसाय पर कितना करना है, उनको जो निर्यात पर कितना खर्च करना है, परिवहन पे, ये सब चीज़ें ब्यौरा वो रख देती है। तो सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से लोगों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी कुछ पैसा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि वो इतना पैसा इस योजनाओं के लिए रखेंगी और उन लोगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेंगी। दूसरा हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम। सरकार के द्वारा, क्योंकि हमने देखा कि जो है जनसंख्या जो हमारी अधिकतर गांव में निवास करती है, तो इस तरह के लोगों के लिए जो है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनके लिए आपका 2,487 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है, जिसमें ग्रामीण 2,487 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना में किया गया है ताकि लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए जिससे उनको स्वरोजगार योजनाएं, एकीकृत विकास योजनाएं, सूखा विकास योजनाएं, इस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हमारा कृषि विकास। भारत सरकार के द्वारा कृषि विकास के लिए आज किसानों को सस्ते, बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है। उनके लिए जैसे नल लगाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, या फिर बीज, खाद
जितने भी उनके यंत्र होते हैं उन पे सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि जो किसान अपनी उन नवीन पद्धतियों को अपना सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वो ले सके। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा आज किसानों को जो है, आज हमारे देश में जो है, जब जो किसान खेती कर रहे हैं वो नहरों पे या बरसात के पानी पे इतना निर्भर नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको सिंचाई की सुविधा करने के लिए पंचवर्षीय योजना में बड़ी बड़ी योजनाओं की व्यवस्था के लिए की गई है। जैसे कि आपके पंजाब में भाखड़ा नाकल, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, मध्य प्रदेश में चंबल योजना तथा राजस्थान में राजस्थान नहर योजना आदि महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ चकबंदी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है। उसमें जो किसानों के छोटे छोटे बिखरे हुए खेत हैं जो इधर से उधर पड़े हुए हैं, इस योजना के अंतर्गत उनको इकट्ठा किया जाता है, ताकि किसान का समय, पैसा और बहुत चीज़ बच जाए और वो बहुत ही कम समय में और बहुत कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वो ले सके। और इसके साथ साथ सरकार ने योजना चलाई है बड़े उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का विकास किया है, ताकि जो लोग हैं क्योंकि कृषि का काम जो होता है 12 महीने नहीं होता है। अधिकतर लोगों की रोजगार के जो है वो आपका फसल के कटाई के समय और बुआई के समय होता है, बाकी समय में वो खाली रहते हैं। तो कृषि से संबंधित इस तरह के ही रोजगार चलाए जा रहे हैं, ताकि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके रोजगार ले सके। उसके साथ साथ है आपका गरीबी रेखा के लिए से बाहर निकलने के लिए सरकार के द्वारा योजना चली परिवार नियोजन। जनसंख्या विस्फोट जो है देश की निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, तो इसलिए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन संबंधी प्रावधान योजनाओं तथा कार्यक्रम को विशिष्ट महत्व दिया है। सबसे लास्ट हमारा है गरीबी रेखा के निवारण के लिए सरकार के द्वारा प्रयास में रोजगार आंदोलन। रोजगार आंदोलन के अंतर्गत भूतपूर्व केंद्रीय सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा नारा दिया था, और इसके लिए एक क्रैश प्रोग्राम की व्यवस्था करके 50 करोड़ का व्यय किया और इसमें 37 जिलों में इसमें लागू किया था, और लगभग इसमें जो है प्रत्येक जिले के लगभग 1000 लोगों को काम मिला था, परंतु यह विशेष सिद्ध नहीं हो पाई। आज कई प्रांतों में काम के बदले अनाज या रोजगार गारंटी योजना जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। जैसे कि गांव में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है सरकार के द्वारा एक परिवार के एक सदस्यों को। उस योजना का क्या नाम है? जो मुझे सुन रहे हैं वो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि गांव में चलने वाली एक रोजगार योजना है जिसमें कि प्रत्येक गांव के परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सुन पा रहे हैं आप? उस योजना का नाम क्या है? नो? चलिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित जो भी आपकी समस्या है या आपकी कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको कल दे दूंगी। इसके बाद कल हम लोगों का इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियों में हमारा जो है आज का गरीबी या निर्धनता टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लेंगे जनसंख्या वृद्धि। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।